गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक है बेटा आज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। जिस तरह आप सैल्फ इंडक्टेंस का टॉपिक किया सी, बिल्कुल सेम टॉपिक है। आलमोस्ट सारिया टर्म्स सेम ने। बस म्यूचुअल इंडक्टेंस की होंगे कि अपने को एक कॉइल की जगह पर अपने को दो सर्किट ने। देखो एक कॉइल आ लगी हुई, एक इंडक्टर, ठीक है, कैपेसिटर लगे हुए की इत्थे आप कोई भी सिग्नल है जोड़ा वो दे सकते हैं। उस तो बाद सैकेंड कॉइल लगी हुई है, इत्थे गलवैनोमीटर लग्या हुआ है। तो दो सर्किट ने, सर्किट C1 एंड C2। मीनस सपोज करो कि फस्ट कॉइल चो करंट पास कर रहा है, तो जो इनू बोलते प्राइमरी सर्किट। जो प्राइमरी सर्किट चो पास कर रहा है तो ये करंट ने एक मैगनैटिक फ्लक्स जनरेट करना है, वो ट्रांसफर होगा सैकेंड सर्किट की इंडक्टर में। मतलब इस सैकेंडरी सर्किट जी इंडक्टर लगी हुई है, इनू मैगनैटिक फ्लक्स ट्रांसफर होगा क्योंकि ये सैल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी है। तो इन्हें इन टर्न द्वारा जोड़ा है उन्होंने इंड्यूस्ड EMF के विच कन्वर्ट कर देना है। क्लीयर है। हुण देखो इत्थे मैगनैटिक फ्लक्स का ट्रांसफर कितना कुछ होगा, वो डिपेंड करता है कि इन्हां दी म्यूचुअल इंडक्टेंस की जिहड़ी वैल्यू है वो की है। दैट मीनस कि सैकेंडरी दे विच जिहड़ा फ्लक्स ट्रांसफर होया है डायरैक्टली इनडायरैक्टली किस चीज़ से डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि प्राइमरी दे विचों करंट कितना पास कर रहा है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि प्राइमरी सर्किट दे विच करंट की मतलब I1 की वैल्यू कितनी है। सो सैकेंडरी दे विच जिहड़ा फ्लक्स प्रोड्यूस होया मतलब φ2 दैट इज़ B.DS। पर यह जिहड़ा फ्लक्स है वो किस चीज़ से डिपेंड करता है, सैकेंडरी जिहड़ा फ्लक्स जनरेट होया वो किस चीज़ से डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि प्राइमरी दे विच करंट कितना पास कर रहा सी। इस करके आप लिख रहे हैं φ2 डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। सो इत्थे φ2 की हो गया M21 I1। M21 कॉन्सटेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है या कॉन्सटेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आप इनू बोलते हैं। तो M21 की जी वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू φ2/I2। सपोज करो सॉरी इट्स I1, इत्थे I1 आना चाहिए सीगा। तो अगर करंट 1 एम्पीयर है तो M21 की वैल्यू कितनी होगी, φ2 होगी। दस म्यूचुअल इंडक्टेंस is defined as magnetic flux linked with the circuit due to current flowing through the primary circuit। clear है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कादे इक्वल है, इट इज़ इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी सर्किट। क्यों, व्हेन देयर इज 1 यूनिट करंट 1 एम्पीयर करंट पास थ्रू द सर्किट। उस तो बाद अगर असी फैराडेज ला तो देखते हैं, फैराडेज ला ऑफ इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन तो जी इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स या इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस इन द सर्किट है, वह रिलेशन की होंगे -d∅2/dt। सो इंड्यूस्ड EMF की होगी d/dt। फ्लक्स कितना सीगा, फ्लक्स आपने देखो बेटा इत्थे M21 I1 फाइंड आउट किया सी, तो इत्थे इंड्यूस्ड EMF की होगी -d/dt M21 I1। ठीक है जी। ना अगर di/dt की वैल्यू 1 है मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 है, दैन इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। उस तो बाद नैक्सट है एक्सप्रैशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक्चुअली ये नैक्सट थोड़े आएगी एक रेसिप्रोसिटी थ्योरम है, थोड़े सिलेबस च बहुत इंपॉर्टेंट है रेसिप्रोसिटी थ्योरम, जी कि इस आर्टिकल के बेस्ड है। अगर वो थोड़ा थ्योरम आती है तो तुसी ये सारा ही आर्टिकल ड्राइव करना है। तो ये देखो की है, सपोज करो थोड़े कोल दो सर्किट ने, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए आपको दो सर्किट्स की जरूरत है। ये सपोज करो कि प्राइमरी सर्किट के बैटरी या सैल लग्या हुआ जिदे करके करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट करके आपने किसी सैकेंडरी सर्किट के किसी पर्टिकुलर पॉइंट P ते आपने अपने फील्ड दी कैलकुलेशनस करनिया ने। तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर प्राइमरी सर्किट चो करंट एलीमेंट I1 dR1 है तो वो मैगनैटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, μ0 I1 dR1 4πR2 R1 R2 R1 का क्यूब। क्लीयर है। R2 बेटा अपना ऑब्जरवेशन पॉइंट है, R1 अपना करंट एलीमेंट की पोजीशन है। तो अगर अपने टोटल मैगनैटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो मैगनैटिक फील्ड की हो गया, इंटीग्रेशन होगी। हुण जिहड़ा मैगनैटिक फ्लक्स है लिंक्ड विद द सर्किट C2, कितना फ्लक्स है जो ट्रांसफर होना है दैट इज़ B.DS2। क्योंकि फ्लक्स का अपना फार्मूला की होंगे, फ्लक्स का फार्मूला होंगे B.एरिया B.DS। हुण DS2 आप काहदा लवांगे, सैकेंडरी दे विच जो आपने चूज किया है। सो इत्थे फ्लक्स की फिर वैल्यू कितनी हो जूगी, फ्लक्स की वैल्यू इत्थे B की वैल्यू पुट करो बेटा सारी आ वाली। जब तुसी B की सारी वैल्यू पुट करोगे तो ट्रिपल इंटीग्रेशन उरे बन जूगी।
सो फ्लक्स अपना की हो गया म्यू नॉट I1/4 dr1 विद क्रॉस प्रोडक्ट R2 माइनस R1 R2 - R1 द क्यूब डॉट ds2। हुण देखो जिहड़ा आह वाला फैक्टर है दिस फैक्टर ये है पोजीशन वैक्टर्स दा डिफरेंस पोजीशन वैक्टर दा क्यूब। जे तुसी ग्रेडियंट कड्डो विद रिस्पैक्ट टू सैकेंड 1/R2 - R1 दा तां वो होगा -R2 - R1 R2 - R1 दा क्यूब। जे तुसी ध्यान नाल देखो बेटा आ सारी वैल्यू आह पई है दैट मीनस कि इहदी जगह ते तुसी फिर की पुट करोगे दिस वैल्यू आ सारे दी वैल्यू की जगह ते तुसी की पुट करोगे del2 1/R2 - R1 बट विद नैगेटिव साइन। तो जदों ही आपां वैल्यूज़ पुट करांगे पुट करन तो बाद अपने को फ्लक्स की बन गया -μ0 I/4 dr1 विद क्रॉस प्रोडक्ट del2 1/R2 - R1 डॉट ds2। हुण देखो A क्रॉस B नूं आपां -B क्रॉस A लिख सकते हैं, मतलब उरे जिहड़ा नैगेटिव साइन आया उन्होंने आपां अंदर एडजस्ट कर लिया। सैकेंड वैल्यू फ्रंट पे आ जाऊगी, फ्रंट वाली वैल्यू सैकेंड नंबर पर चली जाऊगी। तो इत्थों अपने फ्लक्स की वैल्यू की होगी μ0 I/4 del2 1/R2 - R1 क्रॉस dr1 डॉट ds2। तो अगर आप कर्ल फाइंड आउट करते हैं एक स्केलर तो एक वैक्टर की, तो स्केलर एज इट इज़ कर्ल प्लस ग्रेडियंट ऑफ स्केलर विद क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वैक्टर। ठीक है बेटा, ये पॉइंट आप बहुत बारी डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि एक स्केलर है एक वैक्टर है तो उरे जिहड़ी कर्ल स्केलर दे नाल नहीं हो सकती, इस करके उरे ग्रेडियंट हुंदा है। तो इत्थे अपने कोल ए दी वैल्यू हैगी dr1 तो डेल जिहड़ा है अपने कोल की है del2 है, तो स्केलर फंक्शन अपने कोल है 1/R2 - R1। तो ये सारिया वैल्यूज़ जो आप इत्थे पुट करांगे डेल की जगह आप पुट किया del2 d5 की जगह तो 1/R2 - R1 dr1। सो एक बार फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सैकेंड दी कर्ल फिर सैकेंड दा ग्रेडियंट तो फर्स्ट दी कर्ल, बट ये आ वाली वैल्यू 0 है। 0 क्यों है? क्योंकि ये ग्रेडियंट हो रहा है विद रिस्पैक्ट टू 2। कर्ल करनी है, सॉरी बेटा कर्ल है, कर्ल आपां ने करनी है विद रिस्पैक्ट टू 2, पर उरे अपने कोल जिहड़े कोफिशिएंट्स नेगे वैल्यूज़ ने वो 1 2 3 दे लई ने। ठीक है, सॉरी इत्थे जो अपनी मतलब कर्ल होनी है डेल की जी वैल्यू है 2 फैक्टर्स के लिए है, अपने को उरे 1 पे है, तो ये सारा जो फैक्टर अपना की हो गया 0 हो गया। तो del2 क्रॉस dr1/R2 - R1 कि बराबर है del2 1/R2 - R1 विद क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ dr1। क्लीयर है? सो इत्थे बेटा देखो अपने को उरे आ सारी वैल्यू पई है, ये सारी वैल्यू अपने को आ बन गई। दैट मीनस कि यदी जगह तो आप आ चीज़ पुट कर सकते हैं। तो 5 अपने को बन गया μ0 I/4 del2 dr1 R2 - R1 डॉट ds2। इंटैग्रल्स नू इंटरचेंज करता। ठीक है, लाइन इंटैग्रल्स इनू बाहर लै गए, सरफेस इंटैग्रल नू इनसाइड कर लिया ताकि आप ये स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर सकीए। इन्ने क पोर्शन ते स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करती del2 विद क्रॉस dr1 R2 - R1 डॉट ds2। मतलब अगर थोड़े कोल del क्रॉस A है, तुसी उहदा स्टोक्स थ्योरम करना है, तो स्टोक्स थ्योरम दे विच जदों तुसी करोगे तो तुसी इहनू की लिख सकते हो। थोड़े कोल देखो जिहड़ा आ सारा फैक्टर है बेटा del क्रॉस A डॉट ds है, ये ds आ सारा थोड़ा की बन गया, सारा थोड़ा A बन गया। तो इनू आपां की लिखांगे dr1 डॉट dr2 अपॉन R2 - R1। क्लीयर है? ये सारी वैल्यू नू इत्थे पुट कर दो। जो इत्थे पुट कर रहे हैं तो अपने कोल फ्लक्स की बन गया μ0 I/4 विद लाइन इंटैग्रल C1 विद लाइन इंटैग्रल C2 dr1 डॉट dr2 R2 - R1 बन गया। ठीक है, ये अपना फ्लक्स आ गया। ये आपां कढ़िया म्यूचुअल इंडक्टेंस तो। हुण म्यूचुअल इंडक्टेंस जे आपां देखिए, आपने पिछे पढ़िया कि जिहड़ा फ्लक्स है वो की है M21 I1 है। मतलब जिहड़ा फ्लक्स है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है करंट इन द प्राइमरी। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस अपना फार्मूला सी। ठीक है जी, तो जो आप इन्हों कंपेयर करते हैं, कंपेयर करन ते अगर आप देखिए तो इत्थों फिर अपनी M21 की वैल्यू जी होगी वो कितनी हो जूगी? इत्थों अपनी M21 की वैल्यू हो जूगी फ्लक्स अपॉन I1। तो यदा मतलब यही है कि इत्थे आप I1 दे नाल इहनूं डिवाइड करांगे तो तुहाडे कोल की बच गया μ0/4 dr1 dr2 अपॉन R2 - R1 बच गया। ठीक है जी, ये बेटा तुहाडा म्यूचुअल इंडक्टेंस का रिलेशन ड्राइव हो गया।
ठीक है। हुण इहदे तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम किवें करनी है, वो ध्यान देने वाली गल है। देखो रेसिप्रोसिटी थ्योरम की है कि अगर तुसी इंटरचेंज कर दो एम जिहड़ा आपां लिखना ना M21 मतलब सैकेंड कोआइल फस्ट कोआइल, इहनूं तुसी इंटरचेंज कर दो M12 कर दो, फिर की फर्क पऊगा तो आपां करके देखते हैं। देखो M21 मतलब 1 की जगह 2, 2 की जगह 1 करता, इत्थे DR2 माइनस सॉरी DR2 डॉट DR1 बन गया, R2 माइनस R1। पर ये इंटरचेंज करन दे नाल कोई फर्क तो नहीं पैंदा, क्योंकि अगर चाहे आपां A डॉट B लिख लीए चाहे आपां B डॉट A लिख लीए, वो इक्को ही गल है, उहदे विच कोई माइनस प्लस की प्रॉब्लम नहीं आती हैगी। ਇਹਦਾ मतलब फिर साडियां ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू है वो सेम आऊगी M21 इज इक्वल टू M12। ठीक है। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम टेल्स अस दैट वट एवर द शेप एंड पोजीशन ऑफ लूप्स मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद लूप C2 ड्यू टू यूनिट करंट इन लूप C1 इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप C1 ड्यू टू यूनिट करंट इन C2। कहने का मतलब ये है कि दो लूप्स ਜਿਹੜੀਆਂ आपस च किसी पोजीशन च पईयां ने तो उत्थे उन्हां दा पोजीशन या शेप मैटर नहीं करती है। उत्थे जे असी फस्ट कोआइल दे विचों करंट पास करते हैं तो सैकेंड कोआइल नूं जिन्ना मैगनैटिक फ्लक्स वो दिंदी है उहदे वाइस वर्सा भी हो सकता है कि तुसी सैकेंड लूप नूं करंट दे रहे हो तो फस्ट दे विच भी वो कहंदा उन्ना ही जनरेट होऊगा अगर वो अपने म्यूचुअल इंडक्टेंस की किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन च पईयां ने। मतलब पोजीशन तुसी उत्थे चेंज नहीं करोगे। कहने का मतलब ये है कि अगर ये तुहाडे कोल दो लूप्स पईयां ने, तुसी इत्थे बैटरी सैल लगाया, उहदे करके फ्लक्स जिन्ना जनरेट होया ओके। मान लो तुसी इहनूं इंटरचेंज करता, ये बैटरी उरे लगाती, तुसी उरे फ्लक्स देखना है तो वो भी की होऊगा, वो सेम होऊगा। क्लीयर है जी। यही तुहानूं रेसिप्रोसिटी थ्योरम है जिहड़ी वो दसदी है। सो इत्थे बेटा ये रेसिप्रोसिटी वाला थ्योरम का टॉपिक खत्म है। उस तो बाद नैक्सट जिहड़ा टॉपिक है दैट इज़ एनर्जी स्टोर्ड इन एन आइडियल इंडक्टर। एक इंडक्टर दे विच कितनी एनर्जी स्टोर होंदी है। मतलब सपोज करो इंडक्टर लग्या होया है, बैटरी सैल लग्या होया सिस्टम दे विच, तो वो करके अगर करंट पास कर रहा तो यदि सैल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी है तो करंट की होंदा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज DQ कितना आ गया I/dt। ठीक है। हुण जिहड़ा इंड्यूस्ड EMF है अक्रॉस द इंडक्टर, इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस द इंडक्टर इज़ गिवन बाय -LdI/dt। ये आप ऑलरेडी रिलेशन कर चुके हैं। क्लीयर है। This EMF will oppose the rise of current through the inductor and it is called back EMF। ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होंदी है वो हमेशा अपोज करूगी, किस चीज़ में अपोज करूगी, जिस करके वो प्रोड्यूस हो रही है। क्लीयर। द सोर्स ऑफ EMF विल हैव टू डू वर्क टू मेक चार्ज फ्लो अक्रॉस इंडक्टर। हुण जिहड़ा सोर्स ऑफ EMF है बैटरी ऑबवियस है कि उन्होंने काम करना पऊगा क्योंकि उन्हें चार्ज फ्लो करना है सिस्टम के विच। कहंदा दिस वर्क डन विल स्टोर्ड इन द इंडक्टर एज पोटेंशियल एनर्जी। वो जिहड़ा सोर्स है वो काम करूगा, वो उस सिस्टम के विच उस इंडक्टर के विच एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाऊगा। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एंड एक्सटर्नल वर्क डन, वो जिहड़ा वर्क डन है या पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी, वो -DQ इंटू इंड्यूस्ड EMF जिन्नी होगी। ठीक है जी। तो यह वैल्यू आप पुट करते हैं तो इतने DU। ठीक है जी। इतने इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू पुट कर दो -LdI/dt। नैगेटिव नैगेटिव की हो गए पॉजिटिव हो गए क्योंकि एक्सटर्नल वर्क डन से तो इतने नैगेटिव साइन लग्या से बेटा। DU की हो गया LI/DI हो गया, DT नाल DT कटिया गया। टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है। टोटल वर्क डन तो देखना पऊगा कि टोटल करंट कितना पास कर रहा है फ्रॉम 0 to I LI/DI। सो इत्थे जो असी इंटीग्रेशन करांगे बेटा, देखो इंटीग्रेशन कादी होनी है, I दी होनी है, तो ये I² हो जाऊगा। तो उतों अपनी जी पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 LI²। दिस वर्क इज़ स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द इंडक्टर। इंडक्टर दे विच इन्नी पोटेंशियल एनर्जी है जी वो स्टोर होगी। U इज़ इक्वल टू 1/2 LI²। सो इत्थे बेटा टॉपिक खत्म है। थैंक्स अ लॉट।